लर्न माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई फ्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज़ का 5th वीडियो है। पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि पावर बीआई डेस्कटॉप एक्चुअल में क्या होता है। फिर हमने समझा कि पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डेटा को कनेक्ट कैसे किया जाता है। फिर 3rd वीडियो में हम लोगों ने बात करी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, डेटा क्लीनिंग की थ्रू ETL प्रोसेस, मतलब पावर क्वेरी के थ्रू। फिर 4th वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कैसे किया जाता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेक्स फंक्शंस की, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पाएंगे और उस कैलकुलेशन को फर्दर विजुअलाइजेशन में यूज़ कर पाएंगे। आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और इसका डेटा का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए। मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम से, जिसके अंदर हम कॉलम बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा व्यू में, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम जो विजिबल होते हैं वो डेटा व्यू में विजिबल होते हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने हाइड की थी फॉरेन कीज़, तो वो ग्रे आउट, पूरे कॉलम्स हमारे यहाँ पर ग्रे आउट हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कस्टमर्स टेबल में। यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने पावर क्वेरी के अंदर एक फुल नेम कॉलम को इंसर्ट किया था। तो ये काम हम यहाँ पर भी डेक्स फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम्स ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राइट क्लिक किया कहीं पर भी, और यहाँ पर भी कर सकते हैं किसी भी कॉलम पे। या आप देखते हैं कि ऊपर होम टैब के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू कॉलम का। अगर आप मॉडलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी न्यू कॉलम का ऑप्शन है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं न्यू कॉलम। तो जैसे हमने कॉलम को इंसर्ट किया, तो इंसर्ट होते ही आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो फॉर्मूला बार है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे एक कॉलम बनाना है जिसका नेम होगा फुल नेम। ऑल्दो ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मेरे को थोड़ा सा चेंज करके रखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, अब फुल नेम बनाने के लिए मुझे 3 कॉलम्स को ज्वाइन करना है। अगर आप एक्सेल के अंदर ये ज्वाइन करने का पार्ट करते हैं तो या तो आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू करते हैं या एम्परसेंड के थ्रू करते हैं, जो एंड सिंबल होता है। एंड सिंबल इज मच ईजियर। तो मैं अगर उसके थ्रू करूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है प्रीफिक्स। तो मैं जैसे ही लिखता हूं प्री, तो आप देखते हैं इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास प्रीफिक्स कॉलम आ रहा है, जो कि फ्रॉम कस्टमर्स टेबल है। परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। तो प्रीफिक्स, उसके बाद मैं पुट करूंगा एम्परसेंड, जो एंड सिंबल है, और मुझे स्पेस देना है अब यहाँ पे, क्योंकि प्रीफिक्स मिस्टर स्पेस लोकेश स्पेस लालवानी, इस तरह से। तो प्रीफिक्स एंड डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एंड, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम। तो जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, तो आप देखते हैं फर्स्ट नेम वाला कॉलम रेफरेंस में आ गया। मैं इसको ओपन करता हूँ, अगेन एम्परसेंड डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एम्परसेंड, अब मैं लिखता हूँ लास्ट, तो लास्ट नेम आ गया। उसके बाद अगेन टैप प्रेस करने से ये कॉलम सिलेक्शन में आ जाएगा और ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत ईजी है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये कॉलम मेरा बिल्ड हो जाएगा, और ये भी हमेशा एंड में बिल्ड होता है। अब देखिए, क्योंकि ये कॉलम मेरा बन गया तो ये फुल नेम कॉलम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। बट मैं आपको याद दिला दूँ कि ये कॉलम हमने बनाया था पावर क्वेरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं होम में जाता हूँ। पावर क्वेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो मैं पावर क्वेरी में गया और यहाँ पर मैं जाता हूँ हमारे कस्टमर्स टेबल में, और आप देखते हैं मेरे पास जो लास्ट कॉलम है फुल नेम अवेलेबल है, और यहाँ पर आप लास्ट स्टेप देख लीजिए, वो है रीनेम्ड कॉलम। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्यों हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, रीनेम कॉलम। ओके, सो मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ। तो क्योंकि हम लोगों ने जो ये कॉलम बनाया था पावर क्वेरी में बनाया था, और इसका एक अप्लाइड स्टेप ऑलरेडी मेंशन्ड है वहाँ पर, तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, तो डिलीट करने से क्या होगा, यहाँ अभी तो डिलीट हो गया, बट हमें लगता ऐसे है कि क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड स्टेप है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम मॉडल को रिफ्रेश करेंगे और वो इंसर्ट कॉलम का अप्लाइड स्टेप जैसे ही अप्लाई होगा, तो यहाँ पर दोबारा से कॉलम इंसर्ट हो जाएगा फुल नेम के नाम से, जो कि एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए। बट पावर बीआई बहुत स्मार्ट है,
वो क्या देखता है कि अगर जो चीज़ आपने पावर क्वेरी के अंदर करी थी और यहाँ पर आप उसको रिमूव करते हो या डिलीट करते हो तो सेंस आउट कर लेता है और वो ये देख लेता है कि अब यूज़र को या डेवलपर को अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो क्या करता है, वो पावर क्वेरी में जाता है और पावर क्वेरी में वो जो अप्लाइड स्टेप है उसको डिलीट नहीं करता, रादर आप देखेंगे तो एक नया स्टेप इसने ऐड कर दिया रिमूव्ड कॉलम के नाम से। और मैं आगे जाता हूं अगर, तो आप देखोगे वो जो फर्स्ट फुल नेम वाला जो कॉलम था वो रिमूव हो चुका है। इससे पहले वाले स्टेप पे आपको वो कॉलम दिखेगा फुल नेम, लेकिन नेक्स्ट वाले स्टेप पे वो कॉलम डिलीट हो चुका है। तो इस वे में ये बहुत स्मार्ट है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, सो अब हमारे पास एक बर्थ ईयर का कॉलम है। अब हम निकालेंगे कस्टमर एज। तो अगेन मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे न्यू कॉलम, न्यू कॉलम करने के बाद मैं पुट करता हूं इसका नाम कस्टमर एज। अब एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो करंट ईयर है, करंट डेट है, उसमें से ईयर माइनस जो बर्थ ईयर कॉलम अवेलेबल है वो। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर्मूला ईयर, और ईयर के अंदर डेट जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी टुडे फंक्शन। तो एक्सेल यूजर्स को ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा ये वाला पार्ट। और ईयर माइनस, तो इसका मतलब अभी ये क्या करेगा, टुडे मतलब आज की डेट में से ईयर निकालेगा, उसमें से जो बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर, वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। एंटर। तो फाइनली आप देखते हैं कि हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा कस्टमर एज के नाम से और हर एक कस्टमर की एज आ गई। तो बहुत यूजफुल है, उसके बेस पे हम फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट, सपोज हमें एक नया प्रोडक्ट जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको सेल करना है, बट वो सेल करने के लिए कहीं ना कहीं मिनिमम क्राइटेरिया हमें सेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए कस्टमर की जो एनुअल इनकम है कम से कम इतनी हो, तभी वो उस चीज़ के लिए मतलब तभी वो बाय कर पाएगा, इतनी एनुअल इनकम रिक्वायर्ड है। तो वो हमारी तरफ से हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ जिसका नाम होगा टारगेट। राइट क्लिक, न्यू कॉलम, और इसको मैं लिख देता हूँ टारगेट। तो इफ फंक्शन जो हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली इफ लॉजिकल टेस्ट हो गया हमारी जो कंडीशन है। अब कंडीशन मेरी है कि कम से कम 50,000 की उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वो मेल होना चाहिए। तो क्योंकि दो कंडीशन है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड फंक्शन, जो कि हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। तो एंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, एनुअल इनकम। देखिए एनुअल इनकम आ गया, मैंने प्रेस किया टैब, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। दूसरा जो लॉजिकल 2 है, मतलब नेक्स्ट जो लॉजिक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी, वो है जेंडर। जेंडर इज इक्वल्स टू होना चाहिए एम। तो एम है हमारा टेक्स्ट, तो उसको हम रखेंगे डबल कोट्स में, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या शो करना चाहता हूं कि यस वो हमारा टारगेट कस्टमर है, एल्स नो वो हमारा टारगेट कस्टमर नहीं है। मैंने प्रेस किया एंटर, तो आप देखते हैं कि यहां पर एक कॉलम बिल्ड हो गया जिसमें आपके पास येस नो करके स्टेटसेस आ जाएंगे। तो प्राइमरली क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनुअल इनकम 70,000 है तो इसलिए येस है, बट यहाँ पर आप कुछ नो भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कॉलम इंसर्ट हो गया। अब अगर आपको इसमें फर्दर कंडीशन ऐड करनी है तो आप एंड फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि एंड सिर्फ 2 ही कंडीशन को सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको डबल एम्परसेंड यूज करना पड़ता है, बट उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे बिकॉज ये एक बेसिक लेवल की बिगनर लेवल का ट्यूटोरियल है। तो ये हमारा हो गया टारगेट कस्टमर। अब हम चलते हैं हमारी सेल्स टेबल में, और सेल्स टेबल में आप देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है, यूनिट्स। और प्रोडक्ट्स टेबल में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कॉलम भी अवेलेबल है। तो प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है, और सेल्स टेबल में जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो अवेलेबल है। तो अगर यूनिट्स है और दूसरा हमारे पास प्राइस अवेलेबल है तो हम रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, रेवेन्यू कॉलम। रेवेन्यू कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे हम कंपैरिजन कर पाएंगे और इनसाइट्स निकाल पाएंगे, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगेन मैं राइट क्लिक करता हूं और न्यू कॉलम पे गया, और यहां पर मैं लिखता हूं रेवेन्यू।
रेवेन्यू इज वेरी सिंपल, यूनिट्स इनटू प्राइस। तो मैं लिखता हूं यूनिट्स। देखो यूनिट्स इसी टेबल में अवेलेबल है, मतलब यूनिट्स कॉलम इसी टेबल में अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूं। लेकिन अब मैं अगर बात करूं प्राइस की, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब एस्ट्रिक्स का साइन, और उसके बाद प्राइस। तो जैसे ही मैं लिखता हूं यहां पे प्राइस, तो आप देखते हैं कि मुझे प्राइस कॉलम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इस टेबल के अंदर नहीं है, इसीलिए विजिबल नहीं है। अब बात आती है एक फंक्शन की, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल फंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटेड। रिलेटेड फंक्शन क्या करता है दोस्तों? जो भी टेबल इस सेल्स टेबल से रिलेटेड है, उसके कोई भी कॉलम को मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ रिलेटेड फंक्शन। ये कहीं ना कहीं वी लुकअप की तरह काम करता है, जैसे वी लुकअप होता है वैसे ही ये रिलेटेड फंक्शन है। और आपको पता है कि लास्ट वीडियो में जब हमने मॉडलिंग करी थी, तो आपने देखा था कि हमने सेल्स टेबल को प्रोडक्ट टेबल के साथ कनेक्ट किया था प्रोडक्ट की के बेस पे। तो हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है वो भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसीलिए उसका प्राइस कॉलम में यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा रिलेटेड फंक्शन के थ्रू। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइस, तो आप देखते हैं प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट प्राइस कॉलम विजिबल हो गया है। सिलेक्शन दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक रेवेन्यू कॉलम बन के आ जाएगा। हालांकि इसके अंदर जो डेसिमल प्लेसेस हैं बहुत वियर्ड सी हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर एक और फंक्शन लगा देता हूँ जिसको मैं बोलूँगा राउंड फंक्शन, और कॉमा करके मैं 2 डेसिमल प्लेसेस इसको दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ताकि ये स्टैंडर्ड 2 डेसिमल प्लेसेस वाला कॉलम बन जाए। तो इस तरह से हमने एक रेवेन्यू कॉलम क्रिएट कर लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स के। अब हम बात करेंगे मेजर्स की, कि मेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे रिपोर्ट व्यू में, और यहाँ पर हम डायरेक्टली मेजर्स को क्रिएट करेंगे। मैं पहले इनको सबको कोलैप्स कर देता हूँ ताकि ईजिली सारी चीज़ें दिख पाएँ। थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों मेजर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। इनमें फ़र्क ये होता है कि जो इम्प्लिसिट मेजर है वो डायरेक्टली तो आप विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी और मेजर में उसको यूज़ नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। आप जैसे जैसे इस प्रोग्राम को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लिसिट मेजर। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो उसके लिए सपोज करिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है जिसके बेस पे मैं जो है टारगेट रेवेन्यू निकाल सकूं और प्रीवियस मंथ रेवेन्यू भी निकाल सकूं। तो फर्ज करिए अगर मुझे प्रीवियस मंथ रेवेन्यू निकालना है, तो उसके लिए मुझे रेवेन्यू कॉलम का सपोर्ट लेना होगा। अब रेवेन्यू कॉलम हमारे सेल्स डेटा में तो अवेलेबल है जो हमने अभी बनाया था, बट वो डायरेक्टली हम किसी फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ सेल्स टेबल पे, और मैं कहता हूँ न्यू मेजर। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पर आ गया और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का एक सिंबल बन जाता है। मेजर के आगे हमेशा आपके पास एक कैलकुलेटर का सिंबल बनेगा। ये मेजर एक एक्सप्लिसिट मेजर है क्योंकि हम ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर आप देखते हैं कि यूनिट्स भी एक मेजर है, बट ये एक इम्प्लिसिट मेजर है। मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली जो से हमने विजुअलाइजेशन में डाला तो वैल्यूज आ गई, तो इसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, बट जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करता है, ये कंडीशनल, जैसे इफ फंक्शन आप यूज करते हो वैसे ही कैलकुलेट होता है, बट इफ कुछ कैलकुलेशन भी करेगा। अगर आपने सम इफ यूज किया एक्सेल में, या काउंट इफ या एवरेज इफ, ये बिल्कुल वही फंक्शन है कैलकुलेट। तो मैंने कैलकुलेट ओपन किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मुझे कैलकुलेट करना क्या है, मतलब एक्सप्रेशन, और वो है मेरा रेवेन्यू। अब पॉइंट देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूं रेवेन्यू, तो आप देखते हैं मेरे पास वो रेवेन्यू फील्ड एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो एक इम्प्लिसिट मेजर है। मुझे उसको एक एक्सप्लिसिट बनाने के लिए पहले क्रिएट करना पड़ेगा एक मेजर, ताकि मैं उसको फर्दर यूज कर सकूं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जाता हूं वापस, और मैं एक मेजर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा रेवेन्यू, और मैं लिखता हूं सम ऑफ रेवेन्यू। देखिए अब अवेलेबल है ये, और मैं इसको सिलेक्शन दे देता हूं, एंटर। तो मैंने क्या किया,
सॉरी, रेवेन्यू के नाम से ऑलरेडी कॉलम जो हमने बनाया था वो दिख रहा है इसमें, तो इसको मैं कर देता हूँ, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका। सपोज इसको मैं कर देता हूँ टोटल रेवेन्यू, एंटर। तो टोटल रेवेन्यू की एक मेजर मेरे पास बन गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कैटेगरी, और कैटेगरी रखा मैंने रो में, और रेवेन्यू जो है मैंने रेवेन्यू भी रखा, और आप देखते हैं मैंने टोटल रेवेन्यू भी रखा। दोनों रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं। फर्क ऐसे नहीं होता, फर्क सिर्फ वहां पर है कि ये जो रेवेन्यू फील्ड है ये मैं बाकी फॉर्मूलाज में यूज नहीं कर सकता क्रिएट करने के लिए, बट टोटल रेवेन्यू फील्ड यूज कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है, ये एक्सप्लिसिट मेजर है, मेजर कहलाता है। तो इसीलिए मैं अब जाता हूं दोबारा से सेल्स टेबल के अंदर और राइट क्लिक, न्यू मेजर। अब आप देखते हैं कि यहां पर दोबारा से वो फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाएगा। मैं लिखता हूं प्रीवियस मंथ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने बताया कैलकुलेट फंक्शन, कंडीशनल कैलकुलेशन हम यूज करने वाले हैं। एक्सप्रेशन में मैं पुट करूंगा रेवेन्यू। अब जब मैं रेवेन्यू पुट करता हूं तो आप देखते हैं कि रेवेन्यू जो फील्ड है, जो मेजर है, वो एक्सेसिबल है। तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया, कॉमा। अब बात आती है फिल्टर की। फिल्टर का मतलब हो गया कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, अगर आप सोचें तो कंडीशन ये है कि रेवेन्यू मेरे को उनका कैलकुलेट करना है जो कि प्रीवियस मंथ है। तो प्रीवियस मंथ की कैलकुलेशन के लिए एक और टेक्स्ट फंक्शन मैं यूज करूंगा जिसका नाम है डेट ऐड। डेट ऐड क्या करता है, पीरियोडिकल कैलकुलेशन बनाने में हेल्प करता है। तो डेट ऐड, और यहां पर सबसे पहले वो मांग रहा है डेट्स। तो डेट्स जो होगी मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट, मतलब कैलेंडर मंथ, जो कैलेंडर टेबल है उसकी डेट, कॉमा इंटरवल। इंटरवल में मैं लिखता हूं -1, मतलब प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू, कॉमा इंटरवल विल बी मंथ, मतलब प्रीवियस मंथ, उस डेट से प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू मुझे कैलकुलेट करना है, एंटर। तो यहां पर मेरा कैलकुलेट हो गया प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो आई विल शो यू कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। एक इंसर्ट किया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर मैंने पुट किया मंथ विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑफ मंथ, वो मैंने रखा रो के अंदर, और यहाँ पे मैंने चूज किया स्टार्ट ऑफ मंथ। ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है, इसलिए मुझे ये चूज करना पड़ेगा स्टार्ट ऑफ मंथ। एंड फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चूज करता हूँ रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने पुट किया, टोटल रेवेन्यू रखा, और उसके बाद मैंने रखा प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज डायगनली आप देखें मैच कर रही है, क्योंकि ये जो है वैल्यू ये प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब प्रीवियस मंथ रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं टारगेट रेवेन्यू कैलकुलेट करने की। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये भी, क्योंकि ये हेल्प करेगी मैनेजमेंट को ये समझने में कि क्या कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया। तो राइट क्लिक, न्यू मेजर, और अब मैं बात करूंगा टारगेट रेवेन्यू। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट रेवेन्यू। टारगेट रेवेन्यू एक्चुअल में क्या है, जो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है उसमें 5% जंप। तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1.05, मतलब 105%, 5% जंप। एंटर किया तो 5% उसमें जंप हो गया। अब मैं बात करता हूँ, मैं इसको चेक कर सकता हूँ टारगेट रेवेन्यू को यहाँ पर पुट करके। आप देखेंगे तो ये मेरा था प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू, उसमें मेरा 5% जंप से इस तरह से ये वैल्यूज बन गई हैं, जो कि मैं लेटर ऑन कंपैरिजन के लिए यूज कर पाऊंगा। इसी तरह से हमारे पास जैसे ऑर्डर्स है, तो हम एक ऑर्डर का हो गया और एक हम प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स, मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ऑर्डर पिछले मंथ थे, कितने इस मंथ हैं। तो कंपैरिजन से देख पाएगी मैनेजमेंट कि कितना हमारी जो सेल ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, ज़्यादा हैं, कम है, ये सब चीज़ें। तो राइट क्लिक, न्यू मेजर, और सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इसके लिए मेरा हो जाएगा काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट का एक मैं फंक्शन यूज करने वाला हूं,
और ये डिस्टिंक्ट काउंट मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑर्डर नंबर पे। तो आप देखेंगे ऑर्डर नंबर, तो यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, बहुत सिंपल फंक्शन है। अब सिमिलरली मैं कैलकुलेट करूँगा प्रीवियस मंथ ऑर्डर। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर, और जैसा कि अभी हमने प्रीवियस मंथ रेवेन्यू कैलकुलेट किया, सिमिलर वे में हम लोग प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स, तो ये हो जाएंगे हमारे अगेन कैलकुलेट फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉमा द सेम फंक्शन डेट ऐड। डेट ऐड के अंदर सबसे पहले क्या चूज करेंगे हम, डेट कॉमा -1, क्योंकि प्रीवियस मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, और इंटरवल हमारा किस टर्म्स में हुआ, मंथ के टर्म्स में, ब्रैकेट क्लोज एंटर, एक और ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ये हमारे हो जाएंगे प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स। अगर मैं इसको मैट्रिक्स में डालूं तो सिमिलर वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक चीज़ और कर लेते हैं, रिटर्न्स का। तो मैं इसको रिमूव करता हूं और मैं जाता हूं रिटर्न्स टेबल में, और रिटर्न्स टेबल में मैं बात करता हूं न्यू मेजर। यहाँ पर भी हम सिमिलर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रिटर्न्स एंड प्रीवियस मंथ रिटर्न्स। तो हम मैनेजमेंट देख पाएगी कि रिटर्न्स ज़्यादा बढ़ी हैं या कम बढ़ी हैं, तो देख पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिटर्न ज़्यादा बढ़ रही हैं, या हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो रिटर्न कम हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो नंबर ऑफ रिटर्न्स अगेन, अब इसके अंदर हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, हमारा एक और फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें हम, काउंट रोज के नाम से। और क्या चीज़ काउंट करेंगे, जो रिटर्न्स टेबल है उस पूरी टेबल की जो रो है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितनी रिटर्न्स आई है, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिटर्न आया है हमारे पास, एंटर। तो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ रिटर्न्स, और राइट क्लिक अगेन न्यू मेजर। अब हम बात करेंगे प्रीवियस मंथ रिटर्न्स की। तो उसके लिए मैं बात करता हूं प्रीवियस मंथ रिटर्न्स। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एंड नंबर ऑफ रिटर्न्स कॉमा अगेन डेट ऐड। सबसे पहले डेट फंक्शन जो कि ये आ गया हमारे पास, कॉमा -1, मतलब प्रीवियस मंथ की बात हो रही है, कॉमा मंथ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारे पास ये प्रीवियस मंथ रिटर्न भी आ गई है। अगर मैं आपको इसमें पुट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वो प्रीवियस मंथ से मैच होगा। एक हो गया हमारा नंबर ऑफ रिटर्न्स और एक हो गया प्रीवियस मंथ रिटर्न्स। तो आप देखेंगे ये डायगोनली मैच कर रहा है। तो फिलहाल हम अपने जो डेक्स फंक्शंस हैं उनको इतना ही रखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को फाइनली हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिपोर्ट बिल्डिंग में। आई होप अब आपको क्लियर है कि पावर बीआई में डेक्स फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब जबकि हमने डेक्स फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इस सीरीज़ का फाइनल वीडियो होगा, जिसमें हम बात करेंगे रिपोर्ट बिल्डिंग की, जिसमें मल्टीपल विजुअलाइजेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।